नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीबिया के इकोनॉमिक क्राइसिस और लीबिया के सिविल वॉर के बारे में। देखो, कल हमने ना सीरिया का सिविल वॉर डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था कि वेस्टर्न इंटरफेरेंस की वजह से सीरिया का बहुत बुरा हाल हो गया था। ठीक उसी तरीके से सेम स्टोरी है लीबिया की। हालांकि लीबिया में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है, बस कंट्रीज अपने अपने फायदे के लिए एक एक हिस्से को सपोर्ट करती हैं, लेकिन वहां पर मोर ऑफ अ सिविल वॉर है, वहां पर एथनिक क्लैश भी है थोड़ा सा। तो आज इस लीबिया के पूरे वीडियो में इसको देखने के बाद आपको वहां की जो एथनिसिटी का डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा, वहां पर जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है वो समझ में आ जाएगी, वहां पर जो ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड है वो समझ में आ जाएगा। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि लीबिया हो सकता है आज की डेट में दो कंट्रीज में स्प्लिट हो जाए। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि लीबिया दो हिस्सों में टूटने वाला है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर में काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DI सब टीम की तरफ से दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर अचीवर्स बैच, और इस बैच के अंडर में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो डायरेक्टली कनेक्ट करके मेरे से पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप ले सकते हैं, प्लस ये पूरा बैच MK सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। जो स्टूडेंट्स इस बैच में सेलेक्ट होंगे उनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। DI सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो, सबसे पहले ना एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक सिंपल सी बात है कि ये जो बाहर की कंट्रीज है ना, ये अगर किसी कंट्री में इंटरेस्टेड है तो जाहिर सी बात है इनको वहां से बिजनेस का फायदा है। तो सिंपल, अगर रशिया यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, US काफी इंटरेस्टेड है, फ्रांस काफी इंटरेस्टेड है लीबिया में, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है लीबिया की वो मेडिटेरियन सी से लगती है, और जिसका कब्जा यहां पर होगा उसके पास सीधा सीधा यूरोप में एक्सेस होगा। और इसीलिए आपको पता है कि जो वैगनर ग्रुप के थ्रू रशिया जो है अपना दबदबा बना रहा है पूरा साहिल रीजन में, तो अगर उसको बिजनेस करना है और अपने माल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको ये वाला जो कॉरिडोर है ना, पूरा कोस्ट लाइन है लीबिया की, वो चाहिए होगी। और उसके लिए लीबिया में अगर रशिया के सपोर्ट की सरकार होगी तो रशिया के लिए ये बिजनेस करना ज्यादा आसान होगा। इसीलिए रशिया, US, फ्रांस जैसी कंट्रीज कोस्ट लाइन की वजह से इतना इंटरेस्टेड है लीबिया के अंदर में। तो ये तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने आपको एक क्रस दे दिया। अब अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो देखो, अगर लीबिया में शुरुआत से देखो तो जब कॉलोनाइजर्स थे तब भी लीबिया दो हिस्सों में डिवाइडेड था। जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ईस्टर्न पार्ट, यहां पर ब्रिटिशर्स थे, और प्लस जो ये पूरा कोस्टलाइन वाला हिस्सा दिख रहा है यहां पर भी ब्रिटिशर्स, जो रेड वाले हिस्से में है, पूरा ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। आपको पता है कोस्टलाइन वाला पार्ट ब्रिटिशर्स के पास क्यों था? क्योंकि उनकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। एंड ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है, आप समझ लो। और ये डेजर्ट वाला जो एरिया है इसको पूरा फ्रांस कंट्रोल करता था। देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, 1951 में ये लीबिया आजाद होता है। और लीबिया जब आजाद होता है तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं इदरीस। इदरीस जो बेसिकली प्रेसिडेंट थे ना, वो एक तरीके से प्रो वेस्टर्न लीडर थे। और ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से याद रखना, बिकॉज ये प्रो वेस्टर्न और एंटी वेस्टर्न, इसी के ऊपर पूरी जो है लीबिया की पॉलिटिक्स डिपेंड करती है। तो इदरीस जो है वो प्रो वेस्टर्न लीडर थे। वो जब आए पावर में 1951 में, तो समझ लो आप, जब कॉलोनाइजर्स किसी कंट्री में रहते हैं और वहां से बाहर जाते हैं तो वो इतना लूट चुके होते हैं उस कंट्री को कि उस कंट्री का बहुत बुरा हाल होता है। तो ठीक उसी तरीके से लीबिया का भी हाल था। 40% का मोर्टेलिटी रेट था, ऑलमोस्ट 94% वहां पर इलिटरेसी रेट था। समझ लो एक तरीके से बहुत गरीब कंट्री थी। वेस्टर्न पार्ट जो था पूरा डेजर्ट था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरे डेजर्ट में डूबी हुई कंट्री थी ये, और बहुत बुरे हाल इस कंट्री के थे। देन फाइनली व्हाट हैपेंस, एक बहुत बड़ी घटना होती है लीबिया के अंदर में, और 1959 के अंदर में यहाँ पर ऑयल मिल जाते हैं, ऑयल के रिजर्व्स मिल जाते हैं। 1959 में जब यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं तब लीबिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होती है। देखो, इस पूरी इकोनॉमी को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, देन वहां पर प्लांट सेटअप किए जाते हैं, प्लांट सेटअप होने के बाद कंपनीज आती हैं। तो ये सारी चीजें होते होते 1969 तक अगर आप देखोगे तो लीबिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा बूम कर रही थी उस समय पर, 69-70s के समय पर। अगर आप एक ग्राफ से देखो तो ये जो रेड वाला हिस्सा है ये US की GDP पर कैपिटा दर्शा रहा है, ये ब्लू वाला जो है ये यूरोपियन यूनियन की। अब यूरोपियन यूनियन उस टाइम पर एग्जिस्ट तो नहीं करता था बिकॉज 1993 में बना था, बट ये ब्लू लाइन अगर आप समझ लो तो काउंसिल ऑफ यूरोप की ये लाइन है जो काउंसिल ऑफ यूरोप की GDP पर कैपिटा को दर्शा रहा है। अब आप देखोगे 1969 पर जो लीबिया की GDP पर कैपिटा थी वो अराउंड $30,000 के अराउंड थी। और $30,000 का मतलब ये हो गया कि US और यूरोपियन यूनियन दोनों से ज्यादा थी लीबिया की GDP पर कैपिटा जब यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हो गए थे 69 में। देन एक और बड़ी घटना होती है लीबिया के अंदर में, जो इदरीस थे उनको डिपोज करके यहाँ पर लीडर आते हैं मुअम्मर गद्दाफी, द सबसे फेमस लीडर, बहुत स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे मुअम्मर गद्दाफी। और इनको लगता था, इनकी पूरी पॉलिटिक्स डिपेंड करती थी एंटी वेस्टर्न होने पे। इनको लगता था जो इदरीस है वो एक प्रो वेस्टर्न लीडर है, और इदरीस को सेटअप करके लीबिया में ये जो बाहर की कंट्रीज है ना, ये यहाँ का पैसा अपनी कंपनी सेटअप करके यहाँ का तेल का पैसा बाहर अपनी कंट्री में ले जा रही हैं, और हमारे लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज भी हम गरीब हैं। हमारी GDP पर कैपिटा इतनी बढ़ रही है, तब भी लोगों के पास, जो आम लोग हैं वो आज भी झेल रहे हैं, आज भी गरीबी में है।
तो इन सबको देख करके गद्दाफी की पूरी पॉलिटिक्स वहां पर चलती है, लोग काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं गद्दाफी से, और फाइनली 1969 में गद्दाफी वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। गद्दाफी जब पावर में आते हैं 69 में, वेरी विजनरी लीडर, और वो काफी ज्यादा लोगों के करीब होते हैं। अब एक चीज और याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिबिया ना ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड है वहां पर। तो जो इदरीस थे ना, वो बेसिकली ईस्ट पार्ट से आते थे, जो कि सोफिस्टिकेटेड पार्ट था थोड़ा, और डेजर्ट वाला एरिया ना, जहां पर ट्राइबल मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ये एथनिक क्लैश भी था। वेस्टर्न को ऐसा लगता था कि इदरीस जो है वो सारा डेवलपमेंट ईस्टर्न पार्ट में कर रहे हैं और वेस्टर्न में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब मुअम्मर गद्दाफी आए, ये बेसिकली वेस्ट पार्ट के लीडर थे, और खुद भी ये ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे, और ट्राइबल लीडर, बहुत बड़े ट्राइबल लीडर हुआ करते थे। ट्राइबल पॉलिटिक्स से ही शुरू किया था इन्होंने, मिलिट्री में बहुत बड़े कमांडर थे, और उस टाइम पे अगर आप देखोगे, उस टाइम पे मिलिट्री कमांडर्स का बहुत दबदबा हुआ करता था। तो सद्दाम को जैसा आप देखो, वो भी मिलिट्री कमांडर, मुअम्मर गद्दाफी को देख लो, तो ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसके बाद इकोनॉमी जो है वो और बूस्ट कर जाती है पूरे लिबिया की। इकोनॉमी बूस्ट कैसे करती है, अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखो इस टाइम पर 69 और 80, 69 से पूरा 70 से 80 के पूरे टाइम पर, तो इस समय जो जीडीपी पर कैपिटा है लिबिया की, वो अपने पीक पर जाती है, और ऑलमोस्ट अराउंड $43,000 जीडीपी पर कैपिटा हो जाती है लिबिया की, और यूएस से कई गुना ज्यादा ये जीडीपी पर कैपिटा लिबिया की होती है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। और इसके बाद ही प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं लिबिया के लिए। जब ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो दो दिक्कतें थी लिबिया के साथ। मुअम्मर गद्दाफी एक तो एंटी वेस्टर्न लीडर थे, जो यूएस और यूएस के अलायंस, फ्रांस और इन कंट्रीज को लाइक बिल्कुल नहीं करते थे। दूसरी दिक्कत ये थी कि ये एंटी अरब लीडर भी थे। एंटी अरब लीडर कैसे थे, ये जो 70s 80s की बात है, उस टाइम पर इजिप्ट जो था ना, वो अरब देशों का पावर हब हुआ करता था। इजिप्ट में उस समय नेता जो थे अनवर सादात, वो बहुत स्ट्रांग लीडर हुआ करते थे, और अनवर सादात की अध्यक्षता में एक डील हुई थी, जहां पर इजराइल और अरब कंट्रीज ने पीस डील कर ली थी। अब ये जो मुस्लिम कंट्रीज थी ना, ये इजराइल को कंट्री मानती ही नहीं थी, और आज भी नहीं मानती हैं। तो लिबिया भी उनमें से एक थी। लिबिया के लीडर मुअम्मर गद्दाफी इजराइल को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, और उसको कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो उन्होंने खुले आम जो है अरब के जो इजिप्ट के जो लीडर थे अनवर सादात, उनकी जो है खिलाफत की थी, और इसीलिए अनवर सादात काफी ज्यादा नाराज हो गए थे इजिप्ट से। तो अब इजिप्ट के थ्रू अरब पूरा एंटी लिबिया हो गया था, प्लस वेस्टर्न कंट्रीज भी लिबिया के लीडर मुअम्मर गद्दाफी को लाइक नहीं करती थी, वो भी पूरा एंटी लिबिया हो चुकी थी। अब दोनों तरफ से जब सपोर्ट जो है नहीं था, वो अकेले आइसोलेट हो चुके थे बिल्कुल मुअम्मर गद्दाफी, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में ना, बिजनेस करने के लिए जब आप ऑयल बिजनेस में हो ना, तो आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। आप किसी भी गल्फ कंट्री को उठा लो और उनके रिलेशंस को देख लो, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज से उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो वो गलती हो गई मुअम्मर गद्दाफी से, और उसके बाद 1992 के अंदर में आप देखोगे कि उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, उनकी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, और तब जो उनकी $43,000 की ऑलमोस्ट जीडीपी पर कैपिटा थी, वो गिर करके ऑलमोस्ट आप समझ लो 25,000 जीडीपी पर कैपिटा पर आ जाती है। और यहां पर वो दोनों यूएस और ईयू दोनों से कम हो जाती है 1992 में, जब सैंक्शंस लगते हैं। लेकिन ये वक्त फिर से बदलता है, और 2003 में ना एक बहुत बड़ी घटना होती है, और जो यूएस ने ही खड़ा किया था, जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, यूएस उनको डिपोज कर देती है, और पूरा वो सद्दाम हुसैन वाला जो पूरा क्राइसिस है इराक का, वो कुवैत वाला, वो पूरा शुरू होता है। सद्दाम हुसैन जैसे पावर से हटते हैं, वैसे मुअम्मर गद्दाफी को समझ में आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज से, खास तौर से यूएस से आप डायरेक्टली पंगा ले नहीं सकते हो, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग है, और इनकी एक पूरी लॉबी है। आपके यहाँ ऑयल तो है, लेकिन आपको बिजनेस करने तो बाहर जाना पड़ेगा देश के। तो उस चीज को ध्यान में रख के ये अपने जितने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उनको गिव अप कर देते हैं, एंड देन वेस्टर्न कंट्रीज इनको सपोर्ट करने लग जाती हैं। नाउ ही हैज बिकम अ प्रो वेस्टर्न लीडर 2003 के बाद से, और तभी आप सारे जो बयान सुनोगे, जॉर्ज बुश कह रहे हैं वेरी विजनरी लीडर मुअम्मर गद्दाफी को, और बाद में वही यूएस इनको डिक्टेटर कहता है। तो 2003 के टाइम पे इनको विजनरी लीडर और ये सब चीजें कही जा रही हैं जॉर्ज बुश द्वारा। फ्रांस के जो लीडर हैं वो काफी ज्यादा प्रेस कर रहे हैं मुअम्मर गद्दाफी को। आप देखो उनके पिक्चर्स आपको दिखेंगे हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, पूरी पीस डील्स हो रही हैं बाकायदे। अब क्या होता है, ये समय तो ठीक ठाक चलता है, और जैसे ही ये जो सैंक्शंस हटाते हैं 2004 में, मतलब 3 में ये सद्दाम हुसैन हटे थे, और 4 में जो है इनके रिलेशंस ठीक हो गए थे, और 2004 के टाइम पे आप देखोगे एक अपवर्ड सर्ज दिख रहा है आपको जीडीपी पर कैपिटा में, और लिबिया की हालत सुधरना शुरू हो जाती है, और वो ऑलमोस्ट जो है इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा वो स्टैग्नेंट आके हो जाती है 30,000 28,000 से $30,000 जीडीपी पर कैपिटा इनकी हो जाती है। तो फाइनली ये अच्छा वक्त जो है, तो ये वाला जो अच्छा वक्त है ये 2010 तक चलता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूरी अरब कंट्रीज का ही बुरा वक्त जो है वो 2011 में शुरू होता है। जितनी ये डिक्टेटोरियल कंट्री थी, जहां पर एक बड़ा लीडर था जो डिक्टेटर था, जैसे कि गद्दाफी हो गए लिबिया के अंदर में, जैसे कि सद्दाम हुसैन हो गए, जैसे कि सीरिया में हो गए असद हो गए, इन सारे लीडर्स के खिलाफ पूरा एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, जिसको अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट कहते हैं। और ये अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट बेसिकली 2011 में होता है। बहुत डिटेल में कल मैंने आपको बताया था अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट के बारे में। तो अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट होता है, और गद्दाफी के अगेंस्ट में लिबिया में भी ये प्रोटेस्ट आ जाता है, लिबिया में भी लोग इनके खिलाफ रिबेल करने लगते हैं। अब देखो मैंने आपको आगे समझाया था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दो साइड में डिवाइड है पूरी लिबिया, शुरू से कॉलोनाइजर्स के टाइम से ही डिवाइड है।
तो ये वेस्टर्न के लीडर थे। तो ईस्टर्न के कुछ हिस्सों में हालांकि लोग ना इनको बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, एक पूरा हीरो मानते थे। देखो वेस्टर्न मीडिया जो भी प्रोपेगेंडा खड़ा करे, पर गद्दाफी को लोग एक बहुत प्रो मुस्लिम लीडर और हीरो की तरह मानते थे। और बाहर के ना अफ्रीका की और भी कंट्रीज से लोग लिबिया में आकर के अपनी जीविका चला रहे थे, क्योंकि लिबिया जो है वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से चल रहा था गद्दाफी के अंडर में। तो 2011 में अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट होता है पूरे लिबिया के ईस्टर्न पार्ट में। वहां पर रिबेल्स खड़े होते हैं और उनको सपोर्ट कौन करता है? उनको यूएस सपोर्ट करता है, उनको पैसा वेपन्स देता है और पूरी सिविल वॉर शुरू हो जाता है लिबिया के अंदर में 2011 में। और फिर यूएस जो है रिक्वेस्ट करता है, नेटो रिक्वेस्ट करता है बेसिकली लिबिया से कि गद्दाफी से कि आप जो है अपने पोजीशन से रिजाइन दे दीजिए, हट जाइए और दूसरा लीडर वहां पे बनने दीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ रिबेल शुरू हो गया है। हालांकि वो रिबेल बहुत छोटा था, मतलब बहुत कुछ कुछ हिस्सों में हो रहा था। और अचानक से फिर आउट ऑफ द ब्लू नेटो जो है वो बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है लिबिया के अंदर में, और कई सारी एयर स्ट्राइक्स होती हैं गद्दाफी के ठिकानों पर। और एक मिलिट्री कॉन्वॉय के अंडर गद्दाफी को जब एयर स्ट्राइक होती है, तो उनको वहां के प्रोटेस्टर्स पकड़ लेते हैं और उनका मर्डर हो जाता है 2011 में। अब 2011 में जब गद्दाफी पोस्ट से हटते हैं तो कहा जाता है कि डिक्टेटर चला गया है, और 2012 में एक पूरा पार्लियामेंट सेटअप किया जाता है इस पर्पज से कि वहां पर डेमोक्रेसी लाएंगे, द सो कॉल्ड यूएस डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने पार्लियामेंट कहां बनाया? ट्रिपोली वाले एरिया में, जो कि वेस्टर्न पार्ट है, याद रखना, लिबिया का। और ट्रिपोली में पार्लियामेंट बनाया जाता है। 2014 में वहां पर इलेक्शन होता है। 2014 में जब वहां पर इलेक्शन होता है तो जितने लोगों ने वोट दिया था, ऐसा कहा जाता है, वो वेस्टर्न पार्ट के ज्यादातर लोग थे, जहां पर यूएस इन्फ्लुएंस बहुत था। तो यूएसए वहां पर सपोर्ट कर रहा था किसको? अब्दुल हामिद को। नेटो और यूएस जो है अब्दुल हामिद को सपोर्ट कर रहे थे, उनको एक तरीके से अपना लीडर बना करके बैठाया था। और टर्की भी जो है अब्दुल हामिद को सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, और वो चाहता है कि ये प्रेसिडेंट बन जाए वहां के। अब इलेक्शन होता है 2014 में, लेकिन वहां पर उस टाइम पर अगेन अ मिलिट्री कमांडर वाज इन पावर, जो कि बहुत बड़ा अपनी एक आर्मी बनाते हैं, और उसके उस आर्मी के थ्रू खलीफा हफ्तार जो है वो रिबेल कर देते हैं 2014 में। रिबेल क्या कहूंगा मैं, आप समझ लो, वो एक पूरा अपना अलग आर्मी बना करके लिबिया के जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें कब्जा कर देते हैं 2014 में, और इलेक्शंस को नहीं मानते हैं। अब ये पूरा एक ब्रूटल वॉरफेयर चलने लग जाता है, और ये वॉरफेयर 2020 तक चलता है। फाइनली 2020 में जाकर के यहाँ पर सीज फायर डील साइन होती है। सीज फायर जब साइन होता है यहाँ पे, तो ये बात होती है, यूएन बीच में इंटरवीन करता है और सीज फायर साइन करवाता है, और कहता है कि 2021 में यहाँ पर इलेक्शन कराए जाएंगे। दोनों तरफ से दोनों लीडर, एक तरफ से खलीफा हफ्तार और दूसरी तरफ से अब्दुल हामिद, दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। जो जीतेगा वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन खलीफा हफ्तार इसके लिए रेडी नहीं होते। खलीफा हफ्तार को एक्चुअल में सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया एंड ईरान कर रहा है, बिकॉज उस साइड यूएस और नेटो है, तो ऑब्वियसली इस साइड कौन होगा? रशिया और ईरान होंगे। आई होप अब तक आपको पूरा ये पावर डायनेमिक समझ में आ गई होगी। तो रशिया और ईरान जो है वो खलीफा हफ्तार को समझाते हैं कि इलेक्शन अगर आप लड़ते हो तो इलेक्शन कंडक्ट तो यही लोग कराएंगे, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस कराएंगी, और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस अब्दुल हामिद को सपोर्ट करेंगे, आप कभी नहीं जीत सकते। तो 2021 में भी ये स्टेलमेट पोजीशन में आ जाते हैं और इलेक्शंस नहीं होने देते हैं। और उसके बाद का आपको पता है कि 2022 में रशिया जो है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है यूक्रेन के साथ, इसलिए रशिया बहुत ज्यादा इनकी हेल्प नहीं कर पाता है। बट फिर भी अगर आप यथास्थिति देखोगे, अभी की सिचुएशन देखोगे, तो यहाँ पर जो ये रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, पूरा ये डेजर्ट वाला पार्ट जहाँ पर ट्राइबल्स और प्लस ये वाला जो कोस्ट लाइन है बेंगाजी की सिटी, और ये बीच में यहाँ तक जो कोस्ट लाइन है, ये पूरा हिस्सा जो है ये अभी हफ्तार के अंडर में, यानी कि रशिया और ईरान जो है उनके पावर डायनेमिक के अंदर में है, मतलब मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट लिबिया का। वहीं अब्दुल हामिद, जिसको यूएस और यूएन और ये सारी नेटो कंट्रीज जिनको प्रेसिडेंट मानती हैं, ऑफिशियल प्रेसिडेंट डिक्लेयर करती हैं उनको पूरे लिबिया का, उनके पास सिर्फ ये वाली कोस्ट लाइन वाला हिस्सा है जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ये अब्दुल हामिद का कंट्रोल यहां पर है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऑयल रिजर्व्स हैं, और पूरी लड़ाई इन्हीं के लिए है। ये ऑयल रिजर्व्स जितने आप देखोगे, ये सारे हफ्तार का जो कंट्रोल्ड एरिया है, वहां पर ये ऑयल रिजर्व्स हैं, और इसलिए इस ऑयल रिजर्व से रशिया को बहुत ज्यादा फायदा है, और इसीलिए रशिया हफ्तार को किसी तरीके से वहां पर पावर में रहने देना चाहता है, और वहां पर उसको प्रेसिडेंट भी बनाना चाहता है, क्योंकि यहां से रशिया को सीधा सीधा एक्सेस जो है ऑयल रिजर्व्स का भी मिल जाएगा और कोस्ट लाइन का भी मिल जाएगा, और उनके मजबूत एक सरकार वहां पर बन जाएगी। प्लस जो ये नीचे ग्रीन वाला एरिया है, ये बेसिकली जो है रिबेल ग्रुप्स हैं। ये रिबेल ग्रुप्स को खड़ा पहले यूएस ने किया था, लेकिन बाद में आज की डेट में ये रिबेल ग्रुप्स ना अब्दुल हामिद को वहां का प्रेसिडेंट बनने देना चाहते हैं, ना वहां पे हफ्तार को प्रेसिडेंट बनने देना चाहते हैं, क्योंकि रिबेल ग्रुप्स ये मानते हैं कि ये दोनों जो हैं लीडर्स, वो वेस्टर्न सपोर्टेड लीडर्स हैं, प्रो वेस्टर्न लीडर्स हैं। हमें एंटी वेस्टर्न होना है, और यहाँ पर हमें जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसको बनाए रखना है, इसलिए रिबेल ग्रुप्स ये वाला एरिया पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। तो ये अभी स्थिति है लिबिया की। आई होप इस वीडियो में आपको पूरा लिबिया का सिविल वॉर समझ में आया, किस तरीके से लिबिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, वो चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी। रशिया, ईरान, यूएस, नेटो, कैसे यहाँ पर टर्की जैसे देश यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।